हेलो, आपका स्वागत है हर्ष टून्स में। और मैं हूँ हर्ष। और लास्ट चैप्टर में हम लोग ने 21 से 30 तक कवर किया था। तीसरा वीडियो था एक्चुअली वो। लास्ट में क्या हुआ था जल्दी से रिकैप कर देते हैं। हम लोग लास्ट ने 21 चैप्टर से लेके 30 चैप्टर तक कवर किया था, जो कि थर्ड वीडियो था मेरा। और आज हम लोग उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो समरी के लिए लास्ट में बता देता हूँ, एरन ने अपने ड्रीम की दुनिया को कनकर कर लिया होता है और हरा चुका होता है। जो उसके डिजायर्स होते हैं उसको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है और सोचता है कि अब ये ड्रीम का जो कुकून है जो उसने खुद से बनाया है सोसरी की मदद से, इसको छोड़ने का अब समय आ चुका है। जब वो चाहता है यहाँ से छोड़ के जाने के लिए तो देखता है खूब बड़ा सा गेट उसके सामने आ जाता है उसके ड्रीम में। और जब वो उस दरवाजे को खूब देर से घूर के देखता है तो ये नहीं समझ पाता है कि ना इस डोर में हैंडल है ना कोई की होल है, तो इसको खोला जाए कैसे जाए, इसका ताला कहाँ पे है, इसकी चाबी कहाँ पे है। तो पीछे मुड़ के वो देखता है कि ओल्ड मैन का वहाँ पे वो पटका स्वॉर्ड। अब ये समझ जाता है कि यही इसकी चाबी, इसी से खोल के यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। और जाने से पहले वो सोचने लगता है कि उसका पर्पज़ क्या था यहाँ पे ड्रीम पे आना है। उसका ये पर्पज़ नहीं था कि उसको फिजिकल स्ट्रेंथ गेन करनी है, उसको वर्ल्ड क्लास शॉट्समैन बनना रहता। उसका मेन डिज़ायर रहता है कि अपने फैमिली के लिए कुछ दे पाना है। जो आज तक उसको इतना सपोर्ट और प्यार, उसको इतना स्नेह मिला है उसके परिवार से, उसको चाहता था रिटर्न करना। और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो इस ड्रीम की दुनिया में आता रहता है। और जब छोड़ने के लिए जब जाता है तो सोचता है कि मैंने पूरी समय ओल्ड मैन से भागने की कोशिश की, उसके सपनों से। ओल्ड मैन मेरे शरीर पे हावी हो गया और वो जो उसके दिल में आ रहा है वो करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एरन समझ जाता है कि एक्चुअली वो ओल्ड मैन नहीं था, वो उसके खुद की डिज़ायर थी। वो ओल्ड मैन नहीं था जो उसे सुबह उठ के रोज प्रैक्टिस करने के लिए जाने में मजबूर करता था और वर्टिकल स्लैशेस मारता था। हाँ, उसका एक रोल था कि उसने एक पाथ दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली जो विल जो था अंदर से वो ओल्ड मैन एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। वो मैं ही था जिसने सारा किया। वो मैं ही था जिसने फाइनल इवोल्यूशन में स्टेडियम को 2 पार्ट में कर दिया। वही था जो मैंने मेडिटेशन के अल्टीमेट लेवल पे लेके गया और सीखा। और मैं इस दुनिया को कुछ देकर कुछ बदलना चाहता हूँ। तो उसमें देख रहे हैं एक बदलाव, एक नेगेटिविटी थी पहले कि वो कुछ नहीं कर पाता था। जो भी था पहले सब ओल्ड मैन ही करवाता था, ओल्ड मैन ये ओल्ड मैन वो। लेकिन अब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब वो समझ गया है कि कभी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। वो अपने आप को अप्रिशिएट करता है जो भी उसने किया और जो भी वो करना चाहता है। वो अब उसे लगता है कि वो जाके इस दुनिया में जाके वाकई कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब दिखाया जाता है यहाँ पे वो गेट खुलता है और गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही गेट से बाहर निकलता है तो उसका सपना टूट जाता है। वो उठ के देखता है कि उसका शरीर बड़ा हो चुका होता है, उसकी हाइट लंबी हो जाती है। तब वो उठ के अपने शरीर की तरफ देखता है कि वो बड़ा हो चुका है, मस्कुलर हो चुका है, बॉडी बन चुकी है। मतलब जो भी उसने ड्रीम में जो उसने हासिल किया 5 साल में, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ हुई और उसने जो स्ट्रेंथ बनाया, जो मसल बनाया अपने शरीर में, सब उसके रियल दुनिया में भी एकदम सेम उसका इफेक्ट हो रहा था। यानी आप समझ रहे हो, जो भी उसने एक्सपीरियंस ड्रीम में उसने गेन किया वो रियल दुनिया में भी उसके पास अप्लाई हुआ है। उसका माइंडसेट चेंज हो चुका है, वो और फिजिकली स्ट्रांग हो चुका है। एक उठ के जब रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो रास्ते में एक सफ़ेद बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। तो उसका सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है कि ये लुलू है। तुरंत जब मुड़ के देखता है कि अरे ये तो कोई नॉर्मल सफ़ेद बिल्ली है, तो वो इग्नोर कर देता है और तुरंत मार्कस देखता है उसको। मार्कस तो आपको पता ही होगा, उसका केयर टेकर। तो तुरंत उसके गले मिल के वो रोने लगता है कि एरन आप अपने स्लम्बर से उठ गए। एरन भी बहुत खुश होता है और उससे बोलता है कि हाँ मैं आ चुका हूँ, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। तो मार्कस उन्हें लेके जाता है उनके पेरेंट्स के पास। जो लॉर्ड और लॉर्डेस पेरेरा रहते हैं उनके पास एरन को लेके जाता है। तो एरन जब उनसे मिलता है, जब उसको देखते हैं एरन को, तब वो भी लोग इमोशनल हो जाते हैं, उसको गले लगा के उसको रोने वगैरह लगते हैं। उससे पूछने लगते हैं कि तुम कैसे हो, क्या हो रहा है। तो उसने बोला कि हाँ मैं अभी भी उठा हूँ और मेरे पास बताने के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ है। वो अपने फादर और अपने मदर को बताता है कि वो सिर्फ जब स्लम्बर में था तो सिर्फ सो नहीं रहा था, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ट्रेन कर रहा था। जो उसकी ट्रेनिंग थी काफ़ी टफ थी और काफ़ी रिगरस थी। और उसके अपने बॉडी दिखा के बोलता है कि मैंने काफ़ी ट्रेन किया है स्लीप के अंदर, मैं अपने टाइम नहीं बर्बाद किया 5 साल में। तुम सही सलामत आ गए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये टिपिकल पेरेंट्स वाला चीज़ बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है। तुम अच्छे से हो कि नहीं, तुम्हारा कंडीशन कैसा है। तो वो बोलता है कि मैं फर्स्ट क्लास हूँ, 1 नंबर हूँ। और इसी सब के बीच में वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि वो पेरेंट्स से बोल देता है कि 5 साल हो चुके हैं, ये अप्रैल का महीना है, जल्दी एक्सपीडिशन फिर से शुरू होगा। क्योंकि एक्सपीडिशन क्या होता है, वो रेगुलर इंटरवल पे होता रहता है, 7-10 साल होता रहता है। जितने भी मॉन्स्टर्स पॉपुलेशन बढ़ती है एरिया में, उनको सब्जुकेट करने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पे सारे नोबल्स करते रहते हैं सब्जुकेशन उन मॉन्स्टर्स का। तो अब वो
कैलकुलेट करता है कि अप्रैल का महीना है, जल्दी सब्जुगेशन शुरू होना है, तो बोलता है कि मैं भी इस एक्सपीडिशन में पार्ट लेना रहता है। तभी पीछे से किरिल आ जाती है और जोर से बोलती है कि अभी भी तुम 5 साल बाद इस स्लम्बर से उठे हो, कोई जरूरत नहीं है इस एक्सपीडिशन में पार्ट लेने के लिए, तुम्हारे प्लेस पे मैं पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि मैं ज्यादा सूटेड हूँ इस सब चीजों के लिए। तुम अभी स्लम्बर से आए हो, तुमको सोना चाहिए। और एक काइंड ऑफ गुस्सा भी दिखता है उसकी बात में, लेकिन एरन अपनी बात पर अड़ा रहता है, कहता है कि नहीं, बड़े बेटे होने के नाते इस परिवार के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मैं पार्टिसिपेट करूं। किरिल बार बार उसको मना करती रहती है कि तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो एरन बोलता है कि मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि मैंने 5 साल बर्बाद नहीं किए हैं, तो क्यों ना तुम्हारे और मेरे बीच में एक डुअल हो जाए। तो किरिल भी मान जाती, कहती है हाँ ट्रेनिंग हॉल में चलते हैं डुअल के लिए। यहाँ पे ट्रेनिंग हॉल पे पहुंचते ही किरिल बोलती है यहाँ कि मेरे और तुम्हारे दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें टाइम बर्बाद न करके हमें ये ट्रेनिंग जल्दी शुरू करना चाहिए। एरन भी यहाँ पे ऑरा फार्मिंग करने लगता है। सारे सोल्जर्स बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि उनके जो प्रिंस हैं और प्रिंसेस हैं आपस में डुअल करने वाले हैं। ऑब्वियसली उनको लगता होगा कि किरिल एक सोर्सरर है, एक नॉर्मल स्वॉर्डमैन उसके सामने कैसे टिकेगा। यहीं पे कमाल हो जाता है और एरन यहाँ पे ऑरा फार्मिंग शुरू कर देता है। वो याद है आपको, दरवाजा खोलने के लिए वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। एक्चुअली वो की ना रियल दुनिया में वो लेते आ रहता है, वो जो वो उसकी ड्रीम की दुनिया होती है, सोसरी की दुनिया होती है, वहां से वो स्वॉर्ड लेते आता है और यहाँ पे ऑरा फार्मिंग करने लगता है। तुरंत उसके हाथ में वो मैनिफेस्ट होने लगता है स्वॉर्ड, और सब देख के हैरान रह जाते हैं कि स्वॉर्ड कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है आउट ऑफ थिन एयर। क्या लॉर्ड एरन भी सॉर्सरर बन चुके होते हैं? इन सब कमोशन के बीच में किरिल देखती है और तुरंत 3 टॉय निकालती है स्वॉर्ड का, ठीक है, और उसको तुरंत एक्टिवेट कर देती है। और एक्टिवेट होते ही वो बड़े हो जाते हैं और ठीक है पिंकिश ग्लो करने लगते हैं, एक काइंड ऑफ ऑरा बन जाता है उनके शॉर्ट्स के अराउंड, और वो हवा में लेविटेट करने लगते हैं और एरन को चारों तरफ से घेरने लगते हैं और इधर उधर से वॉर करने लगते हैं। और एरन इसी बीच में सोचता है कि, और इसी सब कमोशन के बीच में एरन सोचता है कि मुझे तुरंत क्विट कर देना चाहिए, ये क्या मुझे बीच में फंसा ले रही है, और कितनी पावरफुल है किरिल और एरन में बहुत ही घमासान युद्ध चला होता है। पूरा जो ट्रेनिंग हॉल रहता है पूरा खूब बड़ा सराउंड हो जाता है, पूरा बड़ा एरिया दिया जाता है, लेकिन उस पर लड़ते लड़ते इतना बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं वो लोग, सब हैरान हो जाते हैं कि एरन कैसे डिफेंड कर पा रहा है। और एरन भी मन ही मन में एडमिट करता है कि क्या लड़ रही है वो, सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो कुछ अपना पावर होल्ड भी कर रही हो, पूरा अगर खोल देगी पूरा पावर तो शायद मैं टिक ना पाऊँ उसके सामने। तो किसी तरह डॉच करने की कोशिश करता है, और सब ये भी देखते हैं कि क्या लाजवाब एरन का स्वॉर्डमैनशिप है, कितनी आसानी से वो 3-3 शॉट जो अपने सोसरी से यूज़ करके मैनिपुलेट कर रही होती है, एरन उसको बहुत बखूबी डॉच करता है। और एक और बात नोटिस करता है सब लोग कि एरन डॉच करते वक्त ही सिर्फ डिफेंस मोड में, वो किरिल पे अटैक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने आप को बचा रहा है और प्रूव करने की कोशिश कर रहा है किरिल और बाकी लोग को कि वो भी काबिल है इस फैमिली के लिए। वो भी जितना उस फैमिली का रेपुटेशन है वो भी उस पर स्टैंड करता है, वो भी अपने फैमिली का नाम बनाना चाहता है। जो इससे पहले उसने समय गंवाया अब वो वैसा नहीं है, और वो लोगों को पता चलने लगता है कि सही में वो कोई बहाना नहीं था कि एरन एक स्लम्बर में चला गया और किसी तरह के मैजिकल इन्फ्लुएंस में आ गया था। लोगों को नहीं पता रहता कि सोसरी के अंडर रहता है। लोगों को लगता है कि उसके आलसपन को छुपाने के लिए नहीं, वो वाकई में वो लगता है किसी मैजिकल इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और इतने स्लम्बर में इतने टाइम बाद जब वो स्लम्बर से उठे हैं तो उनकी काबिलियत क्या है, उन्होंने कितना गेन किया है उस सिचुएशन में भी, और सब इस बात को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और अचानक इसी फाइट के बीच में किरिल रोक देती है अपने आप को और शॉर्ट को फिर से छोटा करके टॉय बना लेती है, और फिर वो रोने लगती है और एरन समझ जाता है कि वो उसके पावर को एक्नॉलेज करती है, और जाके वो गले मिल जाती है एरन से, बोलती है कि क्यों तुमने इतना उठने में टाइम लगा दिया, तुम कहाँ थे, कैसे थे, तुम्हें हमारी याद नहीं आई, तुम क्यों नहीं जल्दी आए। और एक ये टिपिकल बिहेवियर होता है, अधिकतर हम लोग ने अपने इंडियन परिवार में भी देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स हमसे कैसे प्यार जताते हैं। अधिकतर वो होता है कि गुस्से से और थोड़ा सा डांट या फटकार के ही वो अपने प्यार जताते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी चिंता नहीं करते हैं, गुस्सा होकर भी वो हमारी बहुत चिंता करते हैं और हमें डांटते भी हैं तो हमारी बेनिफिट के लिए। तो किरिल अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही थी। तो अब कट करते हैं पैलेस से। पैलेस में किरिल समझाती है कि इस साल का एक्सपीडिशन अलग होने वाला है, तुमको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। सदर्न टेरिटरी में अब D1 को भी स्पॉट किया गया है, तो उससे क्या होता है कि अब ये जो रिस्क लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और किरिल बोलती है कि तुमको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डीमंस को समझाया जाता है कि डीमंस हैं क्या। डीमंस कुछ नहीं होते हैं, डीमंस एक वेसल होते हैं डेविल्स के, और जो डीमंस का स्ट्रेंथ होता है वो ऑलमोस्ट सोर्सरर के स्ट्रेंथ के बराबर होता है।
इनफैक्ट जो सोर्सरर होते हैं और वो अपना काम और अपनी जो ऑरा होता है, अपना जो पावर होता है, वो पॉजिटिव काम करने के लिए निकालते हैं। लेकिन जो डीमंस होते हैं डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो हर चीज़ को तबाह करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, हर चीज़ को बर्बाद करना चाहते हैं। और जो डीमंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं डेविल्स के साथ, इसलिए उनको पावर मिल जाती है डेविल्स के साथ। और डेविल्स क्या होता है, डेविल्स मैं बताऊंगा। डेविल्स एक्चुअली बहुत ही भयानक क्रीचर होते हैं जो ऑलमोस्ट गॉड लेवल पावर होती है उनकी, ठीक है। और 150 सालों से उनको देखा नहीं गया, तो डेविल्स की बात यहाँ नहीं करते हैं। और डेमंस देखते हैं, डेविल्स तो नहीं पाए गए हैं इस दुनिया में अभी तक 150 सालों से, 200 सालों से, लेकिन डीमंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। उनके एज ए वेसल और उनके एज ए सबॉर्डिनेट काम करते हैं। तो उनकी पावर जो होती है क्या होती है, निराशा और एक नेगेटिव माहौल से उनकी पैदा होती है। एक तरीके से यहाँ पे बताया गया, लिटरली 2 वर्ड का यूज़ किया गया यहाँ पे। पेसिमिज्म जो एक ऑप्टिमिज्म का अपोजिट वर्ड होता है, और डिस्पेयर जो होप का अपोजिट हो सकता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे खुद के अंदर से ही डीमन पैदा होता है। हर एक इंसान भी एक डीमन या डेविल बन सकता है अगर खुद के अंदर उसने नेगेटिव कल्चर पैदा की हुई है। किरिल भी यहाँ पे सीरियस हो जाती है, वो बोलती है कि एरन, इस बार का जो सब्जुकेशन होने वाला है बहुत ही टफ होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि परेरा फैमिली से सिर्फ तुम और फादर ही ना पार्टिसिपेट करो, मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ेगी डीमन को हराने में। और तभी उसकी ट्विटर एक आ जाती, स्कीमा किटन, जो वो रहती हैं वो भी एक सोर्सरर ही रहती हैं। उनका बिहेवियर बता देता हूँ क्या क्या है। वो एक सीजान सिटी से बिलोंग करती हैं, और क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा वो सेल्फ इंटरेस्टेड रहती हैं। खुद की पूजा करना, खुद को प्रेस करना उनको बहुत पसंद आता है। सोसरी के अलावा इनका जो भी व्यक्तिगत व्यवहार है बहुत ही अजीब है और बहुत ही बेढंग है। तो वो इतनी होशियार रहती हैं, किरिल को तुरंत शांत करने के लिए बोल देती हैं, अरे मैंने तुमको तो ये बताया नहीं कि इन 5 सालों में किरिल ने तुमको कितना मिस किया है। इन बीते हुए 5 सालों में सिर्फ वो तुम्हारी ही बातें क्या करती थी। ये सुन के थोड़ा सा किरिल एम्बैरेस हो जाती है और थोड़ा चुप हो जाती है, सामने जाके अपने ट्यूटर जो स्कीमा किटन रहती हैं। और स्कीमा किटन बोलती है कि तुम किसी भी एक्सपेडिशन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करोगी, चुपचाप जाके रूम पे बैठो, मैं अभी तुम्हारे नेक्स्ट लेसन के लिए तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। और ये देख के एरन भी मन ही मन में सोचता है कि किरिल को अपनी बात मनवाना, उसको काबू में रखना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन ये बहुत ही होशियार महिला लग रही हैं जो इतनी आसानी से किरिल को शांत कर दिया। अब पता चला कि किरिल तुमको क्यों हमेशा प्रेस करती थी। तुम वाकई बहुत ही एक शानदार इंसान लगते हो। किरिल ने जितनी भी तुम्हारी तारीफ़ की, तुम उसके सही में काबिल हो। ये लो, मैंने और एक किरिल ने तुम्हारे लिए नेकलेस बनाया हुआ होता है। उनके लिए क्या होता है, उन दोनों ने पिछले 5 सालों ने जितने भी मैजिकल एनर्जी रहती है अपनी एक्स्ट्रा जो बची होती है, वो पोर की होती है एक क्रिस्टल में, और करते करते एक बहुत ही यूनिक मटेरियल में उन्होंने अपने होप, अपने पॉजिटिविटी को उसमें इन्फ्यूज़ किया होता है उस क्रिस्टल में। और जो स्कीमा जो रहती हैं वो भी ये भी समझाती हैं कि इसका काम क्या है। एक्चुअली जब वो जो क्रिस्टल रहता है उसको अगर किसी भी डिमोनिक एनर्जी के पास लेके जाया जाए तो तुरंत खिंच जाता है और एक्टिव हो जाता है, और तुरंत यूजर को तुरंत डायरेक्ट करता है कि कहाँ से वो डिमोनिक एनर्जी आ रही है। एरन भी इसको देख के खुश हो जाता है कि क्या बात है, एक्सपीडिशन शुरू होने से पहले क्या उसको टूल मिला है, काफ़ी एक्सपीडिशन में ये हेल्पफुल होने वाला है। एरन भी अपना ग्रेटिट्यूड उनको दिखाता है और उनको थैंक यू बोल के रूम के बाहर तक छोड़ने जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब सब लोग चले जाते हैं तो एरन बेड पे लेटा होता है और सोच रहा होता है कि, और एरन बोलता है कि उसने अपने फैमिली से मिल लिया, उसका राज्य भी जो होता है, जो पेरेरा स्टेट होता है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा होता है, वो भी प्रगति के रास्ते पे बढ़ रहा होता है। लेकिन सोचते सोचते वो एक बात उसके मन में आ जाती है कि लुलू कहाँ है। एक्चुअली जिसने उसको इस काबिल बनाया, यहाँ पे उसको अपना बहुत ही एक वैल्यूएबल आइटम दिया, जो ब्लैक बॉल जो था, जिसने उसे इनगल्फ करके उसको सब कुछ 5 साल में इतना ट्रेन किया कि इतना एडवांस लेवल, इतनी कम उम्र में वो स्वॉर्ड्समैन बन पाया। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लुलू है। लेकिन लुलू है क्या? जब एरन सो रहा होगा तब उसको कर्ज करके, उसे डरा के उसको भगाया गया होगा यहाँ से, ताकि और भी बुरी आपदा इस स्टेट पे न पड़े। अब देखा जाता है कि एक्सपीडिशन शुरू हो चुकी होती है। एरन जो होता है गैरिन स्टेट के सदर्न पार्ट में मौजूद होता है, वहाँ पे एक्सपीडिशन में पार्ट लेने के लिए वो मौजूद रहता है। वो पेड़ के नीचे वो बैठ के कुछ सोचता रहता है कि उसकी किरिल से क्या लुलू को लेके बात हुई थी। एरन साफ साफ बोलता है कि किरिल से, मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन अब तुमको अगर लुलू दिखता है तो उस पर कभी भी हम नाराज़ मत होना, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। वो लुलू ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ मेरी जीत थी और मेरी जो डिज़ायर था उसी की वजह से मैं अपनी नींद में खींचा चला गया था। इसमें लुलू का कोई हाथ नहीं है, तो अगर वो मिले लुलू तो उससे प्यार से बात करना और उसे भगाने की कोशिश मत करना। ये सब एरन सोच ही रहा होता है। जो आसपास जितने नोबल प्रिंसेस होते हैं उसको देख रहे होते हैं। और नोबल प्रिंस में कौन रहता है आपको याद है? जो उसके स्लम्बर में जाने से पहले जब एरन पेरेरा की फैमिली जब होस्ट करती है फीस्ट, तब वहाँ पे सब लोग खाने आए हुए होते हैं। तो
उसी में उसकी बहस हो जाती है सभी प्रिंसेस से। वो एक एक करके सबको चैलेंज करता है डुअल में और सबको हरा भी देता है। तो उसमें से सबके सब एरन को देख रहे होते हैं और फर्स्ट कर रहे होते हैं आपस में कि क्या लगता है कि एरन इतने साल बाद क्यों दिख रहा है, क्या वो रूमर सही था कि वो मैजिकल इंचैंटमेंट में आके फंस गया था, स्लम्बर में 5 साल के लिए चला गया था, वो सिर्फ एक बहाना है अपने लेजीपन को बचाने के लिए। ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी देखा जाता है कि जो काइल गैरन होता है वो भी देख रहा होता है दूर से एरन को और बोलता है कि जो 5 साल पहले जो मुझे ह्यूमिलिएशन हुई थी अपने फैमिली और सभी सदर्न कॉन्टिनेंट के नोबल्स के सामने, उसका बदला मैं इस एक्सपेडिशन में लूंगा। एक केविन नाम का नोबल रहता है जो कि एरन के एज के अराउंड रहता है, जिसने ऑलरेडी, तो वो ऐसे ही डिंगे हाँक रहा था कि ये अच्छा टाइम है और हम अपने अपने फैमिली के लिए अच्छी प्रेस्टीज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि एक्सपीडिशन में मॉन्स्टर्स के अलावा डीमंस भी इन्वॉल्व हो। किसी पावरफुल डीमन का इन्फ्लुएंस हुआ है इस सदर्न कॉन्टिनेंट में और उसे हराने पे हमें प्रेस्टीज मिलेगा हमारे फैमिली के लिए और इस सदर्न किंगडम के लिए। और इसी सब के दौरान पीछे से जो इस एक्सपीडिशन के जो कमांडर होते हैं, जो हिल बर्नेट होते हैं, वो सुन रहे होते हैं और तुरंत वो सामने आ जाते हैं। जो पीछे दिखता है तो जो बिल बर्नेट होते हैं वो थोड़े से निराश रहते हैं और बोलते हैं कि इस एक्सपीडिशन पे किसी को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किंगडम से हेल्प ऑलरेडी लेके आया हूँ, मेरे पास टॉप लेवल के सोल्जर्स हैं, प्रीस्ट हैं हील करने के लोगों को और मैजिशियंस भी हैं, ठीक है, तो आप नोबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग को यहीं रहना चाहिए अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक्सपीडिशन नॉर्मल एक्सपीडिशन नहीं है कि जिसमें सिर्फ नॉर्मल मॉन्स्टर्स होंगे, इसमें डीमंस भी इन्वॉल्व हैं और उनके पास सुपर मैजिकल पावर्स भी होती हैं, अलग तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और यहाँ पे जान का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी प्रेस्टीज और अपनी रुतबा कायम करने के लिए इस किंगडम में आप लोग को अपना जान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते थे इस एक्सपीडिशन में तो आपको निस्वार्थ भाव से अपने किंगडम के लोगों की जान की रक्षा करने के लिए आपको आना चाहिए था, लेकिन ये आपको मानसिकता दिखाती है कि आप कितने लालची हैं। तो हाँ, इन सब भाषण से ये पता चलता है हिल बर्नेट के कि वो एक काफ़ी रेपुटेड और एक ही बहुत सीधे साधे इंसान है जो सीधा सोचते हैं और किंगडम की भलाई के लिए सोचते हैं, और वो बहुत ही ताकतवर नाइट भी रहते हैं इस किंगडम में। जो गैरन फैमिली के नोबल रहते हैं, ऑब्वियसली जो फिल गैरन रहते हैं उसके काइल गैरन के फादर रहते हैं और गैरन स्टेट के मालिक, तो वो तुरंत रोकते हैं, कहते हैं कि ऐसे ही रॉब में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अगर नोबल से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स होता है और अपना वर्डिक्ट आप डायरेक्ट बोल के नहीं जा सकते हैं। और कमांडर हिल बर्नेट क्या करते हैं, तुरंत अपना ऑरा, और उनके एक ऑरा में ही एक जो एक होता है ना, इंसान घूर के देखता है एक दूसरे को तो दूसरा कांप जाता है, तो उससे एक ऑरा में इतना प्रेशर होता है कि सब उनके सामने झुकने लगते हैं, सबको लगता है कि कई गुना भारी बोझ उनके कंधों पे लाद दिया गया है। लेकिन वहीं पे देखा जाता है काइल गैरन जो सबसे छोटा जो रहता है बेटा, वो जानता है कि वो ऐसे मैटर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, तो तुरंत नील डाउन करता है हिल बर्नेट को और बोलता है कि हम ऐसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, हम अपने लोगों की चिंता भी करते हैं इसलिए हम आए। और वो नील डाउन करके तुरंत बोल कि हमें अपने एक्सपीडिशन पे आने दीजिए, हम लोग अपने पूरा प्रयास करेंगे कि आपके और आपके नाइट्स के बीच में ना आके बल्कि उन्हें सपोर्ट करेंगे एक्सपीडिशन पे और आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब सुन के हिल बर्नेट होता है थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है, मन ही मन में बोलता है कि हाँ, इस लड़के में थोड़ी तो बात है कि जो मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा है, तो उन्हें इम्प्रेस कर देता है। और तुरंत हिल बर्नेट होते हैं वो हंसी मजाक के मूड में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैं ऐसे ही टेस्ट करने के लिए बोल रहा था कि देखने के लिए कि कितने लोग आना पसंद करेंगे यहाँ पे, मुझे पता है कि ये सब डिसीजन मैं तुरंत अपने झटके से नहीं ले सकता, इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं। और ऐसा बोल ही रहा होता है तो दिखता है और वो सीरियस हो जाता है एक सेकंड के लिए और फिर से बोलता है कि लेकिन मैं वो बात अपनी वापस नहीं लूँगा जो मैंने कहा था कि, और इस एक्सपीडिशन पे वाकई लोगों की जान दाव पे लगी है, इसलिए जो भी इस एक्सपीडिशन में पार्ट ले उसे सोच समझ के आना चाहिए कि उसे क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। और लोग समझ जाते हैं कि हाँ, वो यहाँ पे सीरियस हैं। और जो एक कैंप साइट होता है, इवनिंग में दिखाया जाता है कि वो सब लोग अपने कैंप में अंदर होते हैं। और मैं यहाँ पे कमांडर हिल बर्नेट को कमांडर हिल करके ही बुलाऊंगा, थोड़ा नाम लंबा हो जा रहा है तो शॉर्टकट पे आप समझ जाइएगा। जब भी मैं कमांडर हिल बोल रहा हूँ तो मैं कमांडर हिल बर्नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बात और उनके बारे में, वो वाइस कैप्टन है जो इस नाइटहुड जो आई है किंगडम से, जो मदद आई है इन नोबल्स की हेल्प करने के लिए, इस किंगडम के वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं। अंधेरा हो चुका होता है, वो कैंप में अपने रेस्ट कर रहे होते हैं इस एक्सपीडिशन में, और देखा जाता है कि उनके रूम में आते हैं टॉम मिलर। और टॉम मिलर कौन होते हैं, वो वही होते हैं जो वंडरिंग नाइट होते हैं और जो जिन्होंने एरन को स्काउट किया होता है और जो स्कॉलरशिप उसको दी होती है कि जाके वो एरन ने उस स्कॉलरशिप का यूज़ करके क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप एकेडमी में अप्लाई किया होता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। टॉम जो होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर दो वेटरन मिलें, नाइट मिलें, तो क्या आपस में डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स वो डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ऑफ आवर किंगडम का नाइटहुड कैसा दिखेगा। तो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो टॉम मिलर होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तो इसे स्कॉलरशिप के लिए प्रमोट किया था एरन को। एरन क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप एकेडमी गया भी था, लेकिन परमानेंटली ज्वाइन नहीं कर पाया वो। लेकिन उसका बैच मैं बता दूँ, वो 27th बैच से होता है और उस बैच को अभी तक का बेस्ट बैच बोला जाता है। उसे गोल्डन बैच ऑफ क्रोनो एकेडमी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे एक धुरंधर निकले होते हैं। तो वो बोलते हैं कमांडर हिल से कि उस पर नज़र रखिए। आपको लग रहा होगा कि काइल जो है वो उभर क्या रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ वो एक अच्छा नाइट तो है, लेकिन वो इतना खास नहीं है जो जितना आयरन है। आयरन है क्या मतलब लाखों में एक है वो ऑफिशियली एंट्री तो नहीं ले पाता है एकेडमी में, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि वो इलिया के बराबर आता है, आसपास आता है एकेडमी में। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तो कमांडर ही बोलते हैं कि नहीं आप भी क्या बात बोल रहे हैं, इलियस के बराबर कोई नहीं आ सकता। वो जो है 14 साल में क्रोनो एकेडमी में घुसी और उसने हर एक एग्ज़ाम टॉप किया, मिड एग्ज़ाम, एंट्रेंस और यहाँ तक कि फाइनल इवोल्यूशन में ही उसने टॉप किया है। उसने टॉप करने के बाद अपने किंगडम जाके, एडन किंगडम जाके, जो सबसे बेस्ट ग्रुप ऑफ नाइट है वहाँ पे, मून नाइट, उसने ज्वाइन किया और वहाँ पे प्रूव कर दिया कि वो कॉन्टिनेंट में सेकंड बेस्ट प्रोडिजी के जैसे उभरती हुई दिख रही है। वो मेरे ख्याल से इग्निट के बाद जस्ट उसी का, इलिया लिंडस्ले का ही नाम आता है जो एडन किंगडम से है। तो जब ये बात हो रही थी तब यहाँ पे टॉम एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है। जिस आप फाइनल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे इलिया फर्स्ट आई थी, मेरा एक डिसाइपल भी था जिसे मैं अभी ट्रेन कर रहा हूँ, वो भी उस इवोल्यूशन में मौजूद था। और वो बताता है कि एक दूसरा सेकंड और कैंडिडेट था जो जस्ट इलिया से थोड़ा सा छोटा पड़ गया था उस इवोल्यूशन में और सेकंड आ गया था, और वो कोई और नहीं इस एक्सपेडिशन में शामिल होने वाला जो परेरा किंगडम का एरन परेरा है। तो उस पर भी ध्यान रखिए, वो बेस्ट निकलेगा। आप वो हो सकता है हमें भी चौंका दे, वो इतना खास हो सकता है, तो उस पर नज़र रखिए। और ये एक्सपेडिशन शुरू हो जाता है और दिखाया जाता है लंच वंच का टाइम होता है और वो ब्रेक लेने के लिए पूरा जो काफिला होता है वो रुकता है एक जगह, ठीक है। और उसी ब्रेक का फ़ायदा लेके जितने भी यंग नोबल्स होते हैं वो शॉर्ट क्रॉस कर रहे होते हैं, एक तरीके से ट्रेन कर रहे होते हैं। तो सब जो आसपास रहते हैं अप्रिशिएट करते हैं कि जो काइल गैरन है सबसे बेस्ट है यहाँ पे नोबल, वो एक अच्छा शॉट्समैन है। सबका ये आकलन होता है कि वो एक अच्छा शॉट्समैन है और इस एक्सपेडिशन में वो अच्छा काम कर सकता है और काफ़ी मॉन्स्टर्स वगैरह को हंट करने में हेल्प कर सकता है। और यही जब सब चल रहा होता है तो उसमें जो हिल, जो बर्नेट होते हैं, कमांडर हिल होते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ इंटरेस्टिंग तो है। तो वो जब मूव कर रहे होते हैं तो सबको लगता है कि वो जा रहे हैं कि पर्सनली कुछ टीच करने के लिए। सब लोग ध्यान से देखने लगते हैं कि कमांडर हिल जा रहे हैं, इतना मतलब वो भी इंटरेस्ट ले लिए हैं गैरन में, जो अपना काइल गैरन है। लेकिन देखते ही देखते वो पास कर जाते हैं काइल गैरन को, और जो रात में जो बात हुई थी उनकी जो टॉम मिलर से, उस बात को सीरियसली लेते हैं और जाते हैं उस साइड। जब जाके देखते हैं कि पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा रहता है, वो लड़का कोई और नहीं, वो एरन परेरा होता है। वो ध्यान से फाइट को भी देखता है, जो कमांडर हिल होते हैं वो उसकी तरफ ही चल के आ रहे होते हैं। कमांडर हिल पहुँचते ही वो बोलते हैं कि क्यों एरन परेरा, सब लोग तुमको लेजी और आलसी तो बोलते हैं, तो क्या तुम सच में वो आलसी हो या फिर तुमको यहाँ मौसम देख के तुमको मस्ती चढ़ी हुई है। तो एरन कुछ नहीं बोलता है, उसको तो मौसम अच्छा हो या ख़राब हो उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो पेड़ के नीचे शांति से बैठा रहता है और वो बस एक चीज़ बोलता है जो कि कमांडर को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, उनका ही वो शब्द इस्तेमाल करता है। वो बोलता है कि अगर जब तक मेरा दिल उसमें नहीं लग रहा है, मैं कोई प्रैक्टिस को मैं प्रैक्टिस नहीं मानता जब तक मेरा दिल नहीं लग रहा होता है। तो कमांडर वो उसका सेंटेंस सुन के चौंक जाते हैं थोड़ा सा, और काइंड ऑफ वो अजीब सा चेहरा बनाते हैं कन्फ्यूज़न वाला, और फिर बोलते हैं कि एक्सप्लेन करो कि तुम इसका जो बोले हो उसका मतलब क्या है। तो एरन होता है कामली अपनी बात समझाता है कि जो एफर्ट होता है वो एक्ट होता है, वो तब काम आता है जब इंसान अपने दिल से और फिजिकल बॉडी का जब मेल होता है उसका, और उसका मन लगा होता है उस काम करने में, और जब उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है तो उसको एक एफर्ट काउंट किया जाता है। और बोलता है कि मैं ट्रेनिंग तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरा दिल और दिमाग और मेरा शरीर एक साथ अलाइन ना हो जाए। तो ये सुन के कमांडर भी चौंक जाते हैं और अंदर अंदर इस जवाब को इतना पसंद करने लगते हैं कि हाँ ये जो लड़का बोल रहा है इसके बात में कुछ तो दम है जिसको फर्दर देखा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या कर रहा है। तो वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ब्रेक इज़ ओवर, लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सपेडिशन। और बोलते हैं कि एरन तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन में आओगे, तुम पे और डिस्कशन करना है इन सब चीज़ों में। जो काइल गैरन होता है
वो दूर से सब ये सब देख रहा होता है, वो मन ही मन जलता है देख के कि मैं इतना अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे किंगडम के जो वाइस कैप्टन है वो मुझे पसंद कर लें, तो मेरे फ्यूचर में चांसेस होंगे मे बी नाइटहुड के, और या फिर मैं अपनी फैमिली के लिए वो प्रेस्टीज लेके आ पाऊँगा कि गैरन फैमिली जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, उनका वारिस जो है इतना अच्छा है। वो ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे अटेंशन सीख करे, जबकि एरन इस बारे में ज़्यादा चिंता ना करके वो सोच रहा होता है कैसे अच्छा परफॉर्म करके अपनी फैमिली का नाम अच्छा किया जाए। अब एक्सपेडिशन कंटिन्यू हो जाता है, और जब एक्सपेडिशन चल रहा होता है तो लिटरली कैप्टन उससे पूछते हैं कि कमांडर बोलते हैं कि तुम बताओ कि यहाँ पे तुम्हारे एक्सपेडिशन पे आने का मतलब क्या था और तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। तो एरन साफ साफ बताता है कि वो अपने फैमिली के ऑनर और अपने प्रेस्टीज के लिए यहाँ पे आया है, और अचीव करने के लिए नहीं आया है। वो यहाँ पे अपने परिवार के लिए आया है कि उसका परिवार भी किंगडम के अच्छे कामों में कंट्रीब्यूट करता है। एक तरीके से हिल बर्नेट को जवाब उतना पसंद नहीं आता, लेकिन उन्हें ये अच्छा लगता है कि उसने ईमानदारी से ये जवाब दिया है, उसके पीछे कोई भी मोटिव नहीं है या फिर झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। और मुझे एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे तुम क्या करने जा रहे हो। पहला पॉइंट होता है कि मैंने आज तक किसी को मारा नहीं है, किसी भी जीव, मॉन्स्टर्स या इंसान को मारा नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं मालूँगा पहला किल करने के लिए जाऊँगा तो मेरे दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करना चाहिए इस यूनिट को। दूसरा बोलता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो मैं जितना से जितना हो सकता है मैं अब्जॉर्व करने की कोशिश करूँगा, फ्यूचर एक्सपेडिशंस और मेरे फ्यूचर एडवेंचर्स में काम आए। और तीसरा बोलता है कि मेरे को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि डीमंस होते हैं उनमें एक इंटेलेक्ट होती है, मॉन्स्टर्स होते हैं फ्रेंजी मोड में हमेशा जाते रहते हैं, अचानक बिना किसी सेंस के, बिना किसी इंटेलेक्ट के अटैक करते हैं। लेकिन जो डीमन होते हैं उनके पास खुद का दिमाग होता है, तो एक प्लान के तहत भी वो अटैक कर सकते हैं। तो वो चाहता है कि वो हमेशा अलर्ट रहे। तो कमांडर बोलता है अरे भाई रुक जा, मैं अकेले यहाँ पे नहीं आया हूँ, यहाँ पे प्रीस्ट वगैरह को लेके आया हूँ, कुछ भी हुआ तो वो डिविनेशन वगैरह करके वो अपना जादू मंत्र करके वो कुछ पता कर लेंगे कि कहाँ से अटैक आ रहा है। तो यहाँ पे तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ तुम पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। हिल जितना ही सुनता रहता है एरन को, उतना ही उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगने लगती है, वो एरन को पसंद करने लगता है। वो सोचता है कि जितने भी लोगों से मिला आज तक वो बहुत ही सिंपल और रटे हुए एक तरीके से जवाब देते थे, अपने आप को प्राइडफुल शो करने के लिए और अपनी नोबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा वो हरकतें करते थे। लेकिन एरन ऐसा नहीं है, उसके जो जवाब होते हैं बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही रॉ होते हैं। जैसे लगता है कि मक्खन उक्खन नहीं मार रहा है, जो उसके दिल में आ रहा है वो बोल दे रहा है। जब वो दोनों आपस में बात करने में बिजी रहते हैं तभी देखते पीछे से अचानक एक बहुत बड़ा डीमन आ चुका होता है, और वो तुरंत अटैक करने के मूड में अपना हाथ स्विंग करने लगता है। और इस हालात को बद से बदतर बनाने के लिए 9 o'clock यानी राइट हैंड साइड से भी कुछ जो मॉन्स्टर्स होते हैं, जो छोटे डीमंस होते हैं, वो भी अटैक कर देते हैं। और कैप्टन सोचने लगते हैं कि इन छोटे मॉन्स्टर्स और डीमंस का क्या है, इन्हें तो मेरे नाइट्स हैंडल कर लेंगे, लेकिन इस बड़े डीमंस को तो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, मेरे अलावा इसे कोई नहीं मार पाएगा। जब वो इतना उनके दिमाग में स्प्लिट सेकेंड में जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है, एरन अचानक देखता है, कूद पड़ता है उस डीमन के ओर बिना किसी झिझक के और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है जो पीछे जो होते हैं नोबल्स होते हैं, और जो प्रीस्ट होते हैं और जो मैजिशियंस होते हैं। और क्या करता है, वर्टिकल एक स्लैश से डीमन के हेड से लेके उसके टॉर्सो तक पूरा सेपरेट कर दिया होता है, हाफ बाई हाफ में। जब वो दूसरी साइड लैंड करता है तो देखता है कि वो डीमन मरा नहीं होता एक्चुअली, इतने तगड़े शॉट लेने के बावजूद भी उसकी बॉडी फिर से रीअटैच करने की कोशिश करती है, रीग्रो करने की कोशिश करती है। लेकिन एरन समझ जाता है कि इसे मारना पड़ेगा काफ़ी बार, तो तुरंत वो लेफ्ट हैंड अपना एरन की तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ाता है, कि तरफ आगे बढ़ता है, उसके लेफ्ट हैंड पर चढ़ते हुए उस लेफ्ट हैंड को तुरंत सेपरेट कर देता है उसके शोल्डर से। तो उसका लेफ्ट हैंड क्या होता है, वहाँ से निकल के गिर जाता है, और वो डीमन उसके बाद भी नहीं रुका। एरन समझ जाता है कि इस फाइट को ख़त्म करने के लिए तुरंत एक पावरफुल मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सब चल ही रहा होता है तो वो लिंडस्ली का जो स्काई ऑफ द सॉर्ड होता है वो यूज़ करता है, और वहाँ के पूरे एरिया को अपने जो फ्रंट में होता है उसको सारे फोकस करके उड़ा देता है हवा के पावर से, और देखता है कि जो डीमन होता है उसका नामो निशान उड़ चुका होता है, वो कई पार्ट्स में बिखर जाता है। और जो उसके पीछे फॉरेस्ट होते हैं, इसका इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि फॉरेस्ट के भी कई पेड़ उखड़ चुके होते हैं। और ये सब देख के तो इन जो कमांडर हिल होते हैं वो बोलते हैं कि खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है या शौक होने के लिए ज़रूरत नहीं है, अभी ये फाइट ख़त्म नहीं है। जो राइट हैंड साइड से जितने भी डीमंस आ रहे हैं छोटे छोटे, उनमें से एक भी को बख्शो मत, सबको एक साथ अटैक करके ख़त्म कर दो। जो नाइट होते हैं तुरंत होश में आते हैं, अपना संभालते हैं और अटैक करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे करके सबको मार देते हैं।
जब ये बैटल ख़त्म हो जाता है तो कमांडर हिल होते हैं, वो काफ़ी खुश हुए रहते हैं कि यार अच्छा है कि मेरा एक भी सोल्जर मरा नहीं है और इंजर नहीं हुआ। किस कमांडर को अच्छा नहीं लगेगा कि उसके कोई ना कोई शहीद हो। सबको पसंद है कि अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए, तो उनके एक भी सोल्जर्स नहीं गुजरे रहते, इसलिए कमांडर जो हिल होते हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं और एरन से पूछते भी हैं कि तुमने बाकी सबसे पहले रिएक्ट कैसे किया। तो एरन बताता है कि ये मेरी बहन जो सोर्सरर है उसने गिफ्ट किया है, और वो और उसके टीचर वन ऑफ द बेस्ट सोर्सरर में काउंट किए जाते हैं इस किंगडम के अराउंड। तो उन्होंने 5 सालों लगाए इस क्रिस्टल को बनाने में, और ये जब भी ये डीमन कोई एनर्जी सेंस करता है तो उसकी तरफ खींचने लगता है। तो मुझे किसी भी प्रिस्ट से पहले शायद अंदाज़ा लग जाता है कि कोई डीमन आ रहा है कि नहीं। अब जो कमांडर हिल होते हैं वो एरन को अपने साथ रखने लगते हैं बगल पे, और वो प्रिस्ट से पहले एरन पे रिलाई करते हैं क्योंकि उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो होता है वो बाकी प्रिस्ट से तेज होता है। वो डिमोनिक एनर्जी को सबसे पहले सेंस कर पाता है नेकलेस के थ्रू। तो वो एरन पे रिलाई करने लगते हैं कम्प्लीटली कि तुरंत जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन देगा उतना ही जल्दी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उतनी ही कम कैजुअलिटीज़ होंगी। इसी सब सिनेरियो को जो काइल गैरन होता है ऑब्जर्व करता है और मन ही मन में और चिढ़ने और जलने लगता है कि कैसे सारा अटेंशन परेरा फैमिली को मिल रहा है और अपने फैमिली पे मैं कोई भी अटेंशन नहीं ला पा रहा हूँ, और जो प्रेज मिल रहा है वो सारा परेरा फैमिली को मिल रहा है। तो तुरंत जैक को बुलाता है और कहता है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा खुद चल के मेरे सामने नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी हम लोग को बनाना पड़ता है। तो जैक से बोलता है कि वो प्लान जो मैंने बोला था उसको लागू कर दो। वो प्लान क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कितना ही घटिया ये सोचता है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये मैं आगे बताऊंगा कि काइल के दिमाग में क्या चल रहा है। और दिन ख़त्म हो जाता है और जो भी बैटल का कमोशन होता है वो सब शांत हो जाता है। सब लोग टेंट लगा के कैंप लगा के अपने कैंप में होते हैं, खाना बनाना शुरू कर देते हैं। जिनको रेस्ट करना रहता है रेस्ट करते हैं, जो थोड़ा बहुत इंजर हुए होते हैं वो अपने घाव की देखभाल कर रहे होते हैं। तो इन्हीं सब के बीच में देखा जाता है कि एरन भी एक खाने का बॉल लेके ट्री के पास बैठा रहता है खाने के लिए, और जो वहाँ पे खाना पका रहे होते हैं सोल्जर्स वो दूर से एरन को देखते हैं और बोलते हैं क्या ये 25 साल का स्वॉर्डमैन है जो एक्सपर्ट लेवल पे पहुँच चुका होता है इतनी जल्दी। बोलते हैं नहीं नहीं, ये 25 साल का नहीं, सिर्फ 21 साल का है, और एक एटलीस्ट ये एक्सपर्ट लेवल स्वॉर्ड्समैन है। और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि एक्सपर्ट लेवल स्वॉर्ड्समैन क्या होता है। देखिए मैंने आपको एक तो बताया कि एक नाइट होते हैं, ठीक है, और उनसे भी नीचे एक नॉर्मल सोल्जर्स आते हैं जिनको हल्का वगैरह शॉर्ट स्विंग करना आता है, और जो नाइट्स होते हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं शॉर्ट स्विंगिंग में, और उनके ऊपर आते हैं एक्सपर्ट जिनकी शॉर्टमैनशिप होती है वो बहुत ही रिफाइंड होती है और अच्छी होती है। एक काइंड ऑफ ऑरा अपना इंटिमिडेट कर सकते हैं बना के अपोनेंट्स को। एक ऑरा होता है उनका, एक ढंग होता है, उनकी एक स्टाइल होती है, उनका एक यूनिक शॉर्टमैनशिप होता है, और उनके भी वो ऊपर होते हैं जो शॉर्ट मास्टर होते हैं, जो रियलिटी में ऑरा आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं शॉर्ट में। और जो शॉर्ट सिंक करते हैं तो वो जो होते हैं उसकी विल की पावर जो होती है वो दुनिया को बेंड कर देती है। तो ये मैंने आपको साथ पहले में बताया था कि जो इयान होते हैं क्रोनो एकेडमी में जो मास्टर होते हैं हेड मास्टर, वो एक्चुअली में शॉर्ट मास्टर होते हैं। तो एरन अभी शॉर्ट मास्टर लेवल पे नहीं होता है लेकिन उसका जस्ट बिलो एक्सपर्ट लेवल पे होता है। तो जब एरन खाना खा रहा होता है तो देखता है कि उसका क्रिस्टल होता है ब्लैक कलर में बर्न करने लगता है। उसको बात याद आती है कि किरिल ने उसको समझाया था कि जब भी पॉइजनस फूड तुम्हारे पास आएगा तभी क्रिस्टल ग्लो करने लगेगा और सारे पॉइजन को और डार्क मैटर बना के अपने अंदर इनहेल करने लगेगा, और तब तक तुम्हें खाना नहीं खाना है जब तक जो ये डार्क मैटर डिसिपेट ना हो जाए। इसका मतलब है खाने को उसने प्यूरिफाई कर लिया है, फिर तुम खाना खा सकते हो। तो ये एक्चुअली उसने बनाया इसलिए था कि जंगलों में उसे फॉरेज वगैरह करना पड़े, मशरूम वगैरह, तो जो डेडली पॉइजनस मशरूम्स होते हैं वो एडिबल बना के एरन खा सके। लेकिन देखता है कि उसके पके हुए खाने में पॉइजन पड़ा हुआ, तो एरन को काफ़ी सोच के हैरानी होती है। उसको लगता है कि उसको इतना तो पता था कि किसी राइवल स्टेट ने ऐसा किया है जो परेरा स्टेट को पसंद नहीं करता, तो वो उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने उसका फूड पॉइजन किया। लेकिन उसको इतना नहीं पता था कि इस लेवल तक लोग चले जाएंगे उसको हटाने के लिए इस रास्ते से। और वो सिर्फ यही ऑब्जर्व नहीं करता है, वो देखता है कि उस बाउल के नीचे एक चिट भी पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है साफ साफ कि ये फूड पॉइजनस है, इसे मत खाओ। एरन को जान के खुशी भी होती है कि कोई है जो उसकी मदद भी कर रहा है इन सब के बीच में, जो देख रहा है कि खाने को पॉइजन किया जा रहा है और वो हेल्प डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली हेल्प करना चाह रहा है वो एरन। और जब ये खाना वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो सब रेस्ट करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी हिल बर्नेट जो होते हैं कमांडर, वो एरन को बुला लेते हैं कि एरन आओ एक डुएल करते हैं, फ्रेंडली डुएल करते हैं और देखते हैं कि कौन कितना
लेवल पे है। जब एरन फ्रेंडली डुअल एक्सेप्ट कर लेता है तो कैंप में अचानक हड़कंप मच जाती है। सब इंटरेस्टेड होते हैं देखने में कि कमांडर और एरन का डुअल कैसा होगा। अब ये तो सब जान चुके होते हैं कि एक तरफा मुकाबला तो नहीं होने वाला। एरन को एक्शन में देखा हुआ था उन्होंने कि उसने कैसे डीमन को अकेले हरा दिया, तो उसका पावर तो सब जानते हैं कि उस पावरफुल है। और यहाँ पे बता दूं कि जो कमांडर होते हैं वो भी एक एक्सपर्ट लेवल के ही होंगे, तभी उन्हें लगता है कि एरन को चैलेंज करना डुअल के लिए सही होगा। एरन और कमांडर हिल जब सामने होते हैं तो कमांडर अपने स्पिरिट को फोर्स करते हैं, तो स्पिरिट जब उनका आता है तो एक काइंड ऑफ बीस्ट उनका स्पिरिट रहता है, एक पैंथर जैसा स्पिरिट रहता है, ब्लैक पैंथर जैसा। उनकी बॉडी को इनगल्फ कर जाता है वो पैंथर की तरह, और वो प्रीडेटर बन जाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि एरन को हराने के लिए काफ़ी होगा ये इस डुअल में। और तभी देखते हैं कि एरन भी अपना मेडिटेट करके अपने अंदर की स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करता रहता है। जब वो स्पिरिट को ध्यान से देखते हैं एरन की, तो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी पीछे से है और उसका स्पिरिट खूब बड़ा होते जा रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वो एक सेम साइज का नहीं, वो स्पिरिट अचानक बड़ा होते जा रहा है, दोगुना होते जा रहा है, चौगुना होते जा रहा है। तो उसको भी जो उनका स्पिरिट होता है बीस्ट वाला, वो भी देख के सहम जाता है कि कैसे हरा पाएंगे। जब अपना मूव करने वाले होते हैं तभी एक नाइट खाना लेके आया हुआ रहता है। वो सोचता है कि खाना खाते हुए एंजॉय करेंगे इन दोनों का डुअल, और जब भी वो खाना लेके आ रहा है तो स्लिप करता है और जाके उन दोनों के बीच में खाना लेके पसर जाता है। जब वो जैसे ही गिरता है उन दोनों का कंसंट्रेशन टूट जाता है और ध्यान से वो देखने लगते हैं और कहते हैं कमांडर हिल की चलो अब इस डुअल को ऐसे ही रोक देते हैं, कभी और किया जाएगा। एक्चुअली कमांडर हिल को पता चल जाता है कि ये मुकाबला बहुत ही टाइट होने वाला था और तुरंत सबके सामने बोलते हैं कि वो एरन को एक्नॉलेज करते हैं एज एन एक्सपर्ट। तो आप कहेंगे कि ये ठीक है, बाकी सोल्जर्स भी तो बोल ही रहे थे, तो इसमें कमांडर को एक्सपर्ट बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ेगा। एक्चुअली कमांडर हिल रहते हैं खुद एक एक्सपर्ट लेवल सोल्जर्स रहते हैं, तो अगर वो किसी दूसरे सोल्जर को एक्नॉलेज करते हैं कि वो भी एक्सपर्ट लेवल है तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल रहता है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है रेदर देन एक नॉर्मल ऑडियंस रहे जिनका बायस रहे किसी चीज़ को लेके। तो वो ऐसे नहीं जज किया जाता है किसी को। वो एरन को बोलते हैं कि अब तुम बिना मेरे ऑर्डर के तुम ऑपरेट कर सकते हो इस एक्सपेडिशन पे, मैं तुम्हें ये इजाज़त देता हूँ कि जैसा तुम्हारा विल का है, जहाँ पे तुमको लगे कि इस फाइट के दौरान यहाँ पे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम वैसे एक्ट कर सकते हो। तुमको मेरी ऑर्डर लाइन बाय लाइन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देख के कैंप में शॉक रह जाते हैं कि एक्चुअली कमांडर ने किसी को एक्नॉलेज किया। और ये सब खत्म होने के बाद एरन अपने कैंप में वापस जाता है और नींद में फिर से वो देखता है ओल्ड मैन वापस आता है। अब एरन के मन में चल रहा होता है कि उसने तो ओल्ड मैन के साथ पीस बना लिया होता है, तब ये क्यों विजिट करने आ रहा है मेरे ड्रीम में। और जब उनके चेहरे पे देखता है तो देखता है कि काफ़ी नाराज रहते हैं और एक नफरत वाली फीलिंग उनके चेहरे पर रहती है। एरन के प्रति नहीं, किसी और के प्रति रहती है। ये तो मुझे पता है कि वो किससे नफरत करते हैं और क्यों, लेकिन अगर आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। एक काइंड ऑफ स्पॉइलर है, मैं दे दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। जो ओल्ड मैन रहता है उनके चेहरे पे जो हेट्रेड रहता है वो डेविल के प्रति रहता है, लेकिन अभी ये चीज़ बाद में चल के क्लियर होगी कि क्यों वो डेविल को हेट करते हैं इतना। लेकिन वो क्लियरली जब वो डीमन उसके सामने आता है तो उसकी डिमोनिक एनर्जी रहती है, जाहिर सी बात है वो एक डेविल से इनहेरिट होके आती है, क्योंकि जो डीमंस होते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है डेविल से, और डेविल होते हैं वो प्योर इविल होते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक गॉड अगर डिविनिटी को रिप्रेजेंट करता है तो एक डेविल जो है प्रोफेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर गॉड होप को देते हैं और ऑप्टिमिज्म प्रमोट करते हैं तो डेविल जो होता है वो रूप होता है तुम्हारा डिस्पेयर का और एक पेसिमिज्म का, यानी नफरत, डिस्पेयर और नेगेटिविटी का। तो यहाँ पे ओल्ड मैन क्लियरली दिख रहा होता है कि वो किसी बात पे डेविल पे बहुत गुस्सा होता है और उन्हें डिमोनिक एनर्जी से बहुत ही चिढ़ होती है कि जब भी एरन किसी भी डिमोनिक एनर्जी के आसपास आता है तो तुरंत वो एरन की बॉडी का कंट्रोल पार्शली ले लेते हैं और एरन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और इम्पल्सिवली एक्ट कर बिना किसी चीज़ को सोचे हुए। जब भी एरन उनको अपने ड्रीम में देखता है तो एक काम फेस होता है और सिर्फ वो अपने दिखाता है कि वो अपने मेहनत में और अपने जो वर्टिकल स्विंग्स हैं उसी में बिजी रहते हैं, वो किसी और चीज़ में नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो सेंस करता है, जब पहली बार वो उसका इनकाउंटर होता है डेमोनिक एनर्जी पे, तो वो हमेशा गुस्से में लग रहे हैं। लेकिन अब एरन उनके चेहरे पे इमोशन देख पाता है। वो इमोशन कैसा रहता है? वो एक गुस्से वाला इमोशन आता है। वो नफरत करते हैं किसी चीज़ से और नफरत देख ही रहा होता है एरन, तब तक वो उसकी नींद खुल जाती है। वो उठ के बाहर टेंट से आता है। जब टेंट से बाहर निकल के जा ही रहा होता है तो पीछे से बहुत दूर से काइल उस पर नज़र रख रहा होता है और तुरंत तो अपने जैक से बुला के बोलता है कि क्या हुआ? एरन तो फिर से सही दिख रहा है।
तुमने पॉइजन नहीं मिलाया था क्या? तो जैक जो उसका नाइट होता है उसके फैमिली का, वो रिप्लाई देता है कि नहीं, मैंने तो मिलाया हुआ था जहर और मैंने मेक श्योर भी किया कि वो पी रहा है, और उसने पिया भी अपने सूप में डाल के, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ? अब क्या करो कि तुम डबल कर दो इस डोज को। लेकिन जैक हेजिटेंट रहता है, वो बोलता है कि नहीं, डबल करना थोड़ा रिस्की होगा, उसके जान पे भी बना सकती है। अभी तो हम लोग इंजरी वगैरह करना चाहते हैं कि उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाए, वो उतना उभर के मत आए इस एक्सपीडिशन में, लेकिन अगर डबल किया डोज तो उस पर उसके लाइफ पे थ्रेटन हो सकता है, तो इसलिए हमें ये कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन काइल जो गैरन होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बोलता है कि नहीं, डबल कर दो तुम, और मेरे से बहस मत किया करो कभी भी। तो तुरंत शांत होकर पीछे चला जाता है। और क्या करूं दोस्तों, होता भी वैसा कि वैसा ही है। जैसे एरन जब खाने जाता है तो फिर से उसके खाने में जहर रहता है, और वैसे ही उसका जो नेकलेस होता है उसको फिर से अलर्ट कर देता है कि इसमें कुछ पड़ा हुआ है, और नेकलेस उसका धीरे धीरे सक करके सारा पॉइजन पी लेता है। उसके फ्रूट को फिर से क्लीन कर देता है, और एरन फिर से अपना खाना शुरू कर देता है। और साथ में फिर से एक शुभचिंतक की चिट्ठी भी रहती है जिसमें लिखा होता है कि फूड हैज़ बीन पॉइजन, डू नॉट कंज्यूम। इन सब के बीच ही एरन खुश होता है कि कोई उसके बारे में सोच भी रहा है अच्छा, और उसके वेल्यूशर भी मौजूद हैं इस कैब में जो उसका बुरा नहीं चाहते हैं, उसका अच्छा चाहते हैं। और एक्सपीडिशन चालू रहता है और एरन अपना जलवे बिखेरते रहता है, जैसे जैसे मॉन्स्टर्स आते रहते हैं उसलिए करता रहता है, और कमांडर हिल को वो अलर्ट करता रहता है कि देखिए मॉन्स्टर्स आ रहे हैं इस साइड से उस साइड से, और हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। तो सब पोजीशन पहले ही ले लेते हैं, और इससे वजह से क्या होता है कि कैंप में किसी की भी मौत नहीं होती है, और इंजरी भी बहुत ही मिनिमम हुई होती है। तो उससे कमांडर हिल भी बहुत खुश होते हैं कि हम लोग ने डैमेज को बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है और एक्सपीडिशन बहुत ही इफेक्टिव हो रहा है, जिसकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है। तो खुश रहते हैं, एरन को पसंद करते हैं, उसको साथ में रखने लगते हैं। इतना तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैक से खाने में पॉइजन डलवा दूँ, दूसरे पैतरे अपना लूँ, लेकिन कोई पैतरा मेरा काम क्यों नहीं आ रहा है? ये एरन अनअफेक्टेड कैसे इन सब चीज़ों से? और तो और दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि वो फास्टर होते जा रहा है, उसके मूव्स भी तेज होते जा रहे हैं, उसके में और फिटनेस आ रही है, और इतना अच्छा वो परफॉर्म कैसे कर रहा है? तो वो पूछता है जैक से कि ये कैसे हो रहा है। तो जैक बोलता है कि मैंने अब 2-3 दिन से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जब भी वो जब खाना खाने जाते हैं तो उनका नेकलेस चमकता है, और उनका पॉइजन जो है वो शक कर लेता है अपने में। तब समझ जाते हैं कि अब उसको पॉइजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसका नेकलेस होता है बहुत ही यूजफुल टूल होता है वाकई। तो काइल सोच लेता है कि अब उसे एक्सट्रीम मेजर लेना पड़ेगा। अब उसको जो मेन डीमन होता है जो जंगल में छुपा हुआ है, उसको खुद ही अपने हाथ से मारना पड़ेगा, नहीं तो वो इस एक्सपीडिशन में उसकी फैमिली का नाम और रेपुटेशन कुछ नहीं बनने वाला है। और यही सब देखते देखते एकदम वो मेन जो डीमन का लेयर होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं, और मेन डीमन के लेयर के बाहर आते कैप्टन हिल बोलते हैं कि अब जो जर्नी है और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, तो सब अलर्ट हो जाओ। सबके सब धीरे से डीमन लेयर में अंदर घुस जाते हैं, और अंदर घुसते ही देखते हैं कि कोई एक औरत है बहुत ही सुंदर मेलोडी बजा रही है, और सबके सब हेलुसिनेशन में चले जाते हैं। देखने लगते हैं कि कहाँ किस पैलेस में घुस गए हैं, कितनी सुंदर लाइटें हैं, कैंडल्स कितने अच्छे हैं, सामने कितना अच्छा माहौल है। और तभी जो हिल बर्नेट होते हैं हाउल करते हैं खूब जोर से। आपको याद है ना लास्ट डुअल जब उनका होने वाला था एरन के साथ, तो उनका स्पिरिट होता है, उनका स्पिरिट बीस्ट टाइप का होता है, तो वो जाहिर सी बात है हाउल कर सकते हैं। उनकी वो एक्सपर्ट लेवल के शॉट्समैन है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब हाउल करते हैं तो सबका जो वहम होता है तुरंत टूट जाता है, और सबके सब होश में आते हैं। देखते हैं कि कहीं और वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुए होते हैं, वो एक्चुअली वो एक नॉर्मल केव ही होता है जो अंधेरी और सड़ी हुई केव रहती है, और उसको बस वो मेलोडी से उनको हिप्नोटाइज कर रही होती है लड़की। और जब वो दूर देखते हैं तो वो कोई डीमन जो है खूब देखने में कुछ वैसे ही दरिंदा जैसा कुछ नहीं, खूब लंबे लंबे नाखून नहीं, खूब दांत नहीं, मतलब कुछ भी अजीबोगरीब नहीं था उसके बारे में। वो एक सुंदर दिखने वाली एक लड़की थी जिसकी सिर्फ आंखें जो थी वो एबनॉर्मल थी, उसकी आंखें खूब ब्राइट रेड जल रही थी। तो बाकी सब तो समझ गए कि भाई डीमनेस सही है, और वो तुरंत हंसते हुए बोलती है कि क्या हुआ, दूसरा मेलोडी नहीं आप लोग को सुनना है क्या? और सुन सब के सब बैटल मोड में रेडी हो जाते हैं। यही देख के रेहान को लगता है कि ये तो कोई एक वीक डिमनेस है जो भी कोई दूसरा सेकेंडरी मेथड यूज़ कर रही है लोगों को फंसाने के लिए, बहलाने के लिए। कोई भी कुछ खास ताकतवर तो डिमनेस लग नहीं रही है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो काइल गैरन रहता है वो तुरंत चार्ज कर देता है बिना कमांडर हिल बर्नेट के परमिशन के, और ऐसा चार्ज करते ही उन्होंने पीछे से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आपको पता है ना कि आपको बताया कि वो क्या सोच रहा है, मन में सोच रहा है कि वो ग्लोरी है, ऑनर लेके आना है, फलाना ढिमकाना, अपने परिवार के लिए लेके आना है। तो किसी को सुनता नहीं है, वो चार्ज कर देता है, और कुछ ही सेकंड बाद उसको पछतावा होता है कि ऐसा वो क्यों ही कर रहा था, क्योंकि डिमनेस अपना बाल से उसको रोक लेती है, और जो
काइल होता है वो भी सोचने लगता है कि मेरा जो स्वॉर्ड है इसके बाल को भी नहीं काट पा रहा है, इसका बाल इतने स्टील जैसे स्ट्रांग है, तो उसके बॉल से रोक के उसे कैप्चर करना चाहती है। तभी जैक उससे आ जाता है मदद करने के लिए, और जैक और उसको तुरंत पीछे खींचने की कोशिश करता है। जो उसके फैमिली का नाइट था जैक, वो आता है काइल को पीछे खींच देता है और सोचता है कि उसे बचा लूँ, लेकिन वही चपेट में आ जाता है और तुरंत उसको बाल से घेर लेती है वो, और उसको जकड़ लेती है अपने बालों की जटाओं में, उसको अच्छे से जकड़ लेती है और छुड़ा नहीं पाता है। यानी उसके अंदर भी देखने में वो कितना नॉर्मल हो, लेकिन उसके अंदर भी एक खतरनाक पावर रहती है भाई, बाल मैनिपुलेट कर पाती है वो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डीमंस होते हैं वो होता है चालाक होते हैं, थोड़े बुद्धिमान होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ किसी को पकड़ना है, कैप्चर करना है और कहाँ पे दुम दबा के भागना है। तो यहाँ पे उसको पता चल गया था कि मैं इन सारों से लड़ नहीं पाऊंगी इतने अकेले, बहुत ढेर सारे हैं ये सब। तो उसको लगता है कि बेस्ट ऑप्शन होता है कि नेगोशिएट करके यहाँ से धीरे से निकल जाते हैं। तो उसको जो हॉस्टेज होता है जैक का, उसको इस्तेमाल करती है बच के निकलने के लिए। तो उसको नेगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन कमांडर हिल बर्नेट बोलता है कि नहीं, कितना ही लोग यहाँ पे शहीद हो जाएं लेकिन तुमको डिमनेस को निकलने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर तुम बच के निकलती हो तो आगे चल के कितने कितने लोगों को मारोगी, और इस टेरिटरी के लोगों को तुमसे डर डर के जीना पड़ेगा। जब डिमनेस देख रही होती है कि जो जैक है बहुत ही एक नॉर्मल पर्सन है, जो नाइट है उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, तो धीरे से वो जाके काइल को भी कैप्चर कर लेती है। सोचती है कि अभी एक नोबल है, इसके जान को ट्रेड करके मैं अपनी आज़ादी ले सकती हूँ, यहाँ से भाग सकती हूँ, क्योंकि एंट्रेंस तो जो था वहाँ पे सारे नाइट थे, तो वही एंट्रेंस और वही एग्जिट है, तो उसको ब्लॉक किया जा चुका है। और जब नेगोशिएशन करने के लिए फिर जाती है तो जो लॉर्ड गैरन आते हैं, उनको लगता है कि उनके बेटे की कीमत किसी भी किंगडम में किसी और लोगों से ज़्यादा कीमती रहती है, तो वो तुरंत उसकी बात मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें निकलने दूंगा, तुरंत मेरे बेटे को बिना अनहार्म्ड छोड़। तो डिमनेस यही तो चाहती थी आखिर में, वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि लॉर्ड लेस्ट्रो की कसम मैं तुम्हें जाने दूंगी। और लेस्ट्रो कौन हो सकता है? लेस्ट्रो जरूर कोई डेविल हो सकता है, याद है मैं बताता हूँ, डेविल एक टॉप लेवल एक क्रिएचर होते हैं, ठीक है, और डीमंस कुछ नहीं होते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए रहते हैं, एक अपनी जान की कॉन्ट्रैक्ट कुछ साइन किए रहते हैं, जिनको अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ पावर मिलता है, उनको डिमोनिक एनर्जी मिलती है लड़ने के लिए और जीने के लिए और तबाही मचाने के लिए, और इसी में लॉर्ड लेस्ट्रो का नाम लेती है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये जो नाम है लॉर्ड लेस्ट्रो, उसको याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये आगे चल के वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज बन सकता है, तो इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिर बोलिएगा मत कि मैंने बताया नहीं था, इसको इम्फेसिस में दे रहा हूँ लॉर्ड लेस्ट्रो पे। फिल गैरन क्या है, अपने नाइट्स को बोलता है कि ये जो कमांडर हैं, इनके ट्वाइलाइट जो नाइट्स हुड हैं उनको रोको, आगे बढ़ने से उनको रेजिस्ट करो, तब तक ये डिमनेस निकल के भाग सके। यहाँ पे जो कमांडर हिल होते हैं वो बहुत ही अंदर अंदर गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे बैठ के तमाशा हो रहा है क्या। यहाँ पे जो नाइटहुड है कहते हैं कि हमारे और जो डिमनेस के बीच में जो भी है उसको बख्शो मत, सहो मत, उसको तुरंत रास्ते से हटा दो उसको, क्योंकि हमारा सिर्फ मेन मकसद यहाँ पे कॉन्टिनेंट की ओवरऑल भलाई ही है, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर हम लोग देखते हुए इस डिमनेस को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, इसी वक्त ख़त्म करना पड़ेगा। और वहीं पे डिमनेस होती है, दूर से देखती है कि क्या है कि इन सबके बीच में एक वार्म लाइट दिख रहा होता है, एक कैंडल जैसा लाइट होता है, दूर एक लड़का जो है मेडिटेट कर रहा है, और ध्यान जब देती है उसके तब देखती है ये आंखें बंद है। तभी अचानक क्या होता है, एरन अपनी आंखें खोल लेता है, वो हाँ कोई और नहीं, वो एरन ही होता है। आंखें खोलता है और तुरंत ही वहां से वर्टिकल स्लैश मारता है। दूर से देख ही रही होती है कि उसकी बॉडी जो होती है दो पार्ट में सेपरेट हो जाती है, उसका अपर बॉडी अलग हो जाता है, उसका लोअर बॉडी अलग हो जाते है। वो सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है, और तुरंत एरन वहां पे रुका नहीं होता है वर्टिकल स्लैश मारने के बाद, उसके बाद वो दौड़ जाता है उसकी तरफ डिमनेस को, जो काम खत्म करने के लिए, क्योंकि पता है ना जो डिमोनिक एनर्जी जिनकी होती है वो आसानी से मरते नहीं है, हमारे इंसानों की तरह नहीं होते हैं कि थोड़ा एक्सेस ब्लड लॉस हो गया है, कोई ऑर्गन फेल कर गया तो एक्सपायर कर जा रहे हैं, नहीं, वो पावरफुल होते हैं, अपनी बॉडी को रीअटैच करने की पावर होती है उनमें, तो वो रीअटैच करने की कोशिश कर रही होती है, तो एरन उसके नज़दीक पहुंच जाता है और वो वार करने के लिए जाता ही है। और जो डिमनेस रहती है वो बहुत चालाक, ठीक है, अलग अलग पैतरा अपनाती है बचने के लिए। दोनों जो काइल और जो जैक को पकड़ी रहती है अपने बालों में, उनको इस्तेमाल करती है एरन को ब्लॉक करने के लिए, और जब महसूस कर लेती है एरन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका एम जो है सिर्फ मेरी गर्दन पे है, वो देख के वो डर भी जाती है, वो समझती है कि अब अपनी बॉडी को ज्वाइन करने के लिए, रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए, तो तुरंत अपने अराउंड अपने बालों का ककून बना लेती है। सोचती है कि अब ये तो हार्ड एज ए रॉक है और स्टील जैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, अब एरन उसको काट नहीं सकता इसके थ्रू, लेकिन उसको क्या पता था कि वो जब और एरन उसके ऊपर पहुंच के वर्टिकल स्लैश परफॉर्म करने जाता है, तो वो देख के डर जाती है कि हाँ ये जो लड़का है भाई ये खतरनाक चीज़ है, ये काट सकता है और वो भी मुझे एक बार में काट सकता है।
और तुरंत क्या करती है, अपना जो ककून है खोल लेती है, और जो एक पार्ट है वो भागने की कोशिश करता है। वो नहीं बताया जाता है कौन सा पार्ट है। एक पार्ट जो है एक दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, तो जो कमांडर हिल होते हैं वो उसके पास पहुंच जाते हैं, और उसे वो पकड़ के जब तक स्लैश करते हैं उसको, तो देखते हैं कि उसका लोअर बॉडी जो होता है वो भागा होता है, उसका अपर जो बॉडी होता है वो बचा हुआ होता है। वो जो है वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, वो सोच रही है कि बच के निकल जाऊंगा, लेकिन एरन होता है उसके जस्ट पीछे ही होता है और उसके पास पहुंच जाता है, और एरन एक शानदार मूव करके उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है कंप्लीटली। एरन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया होता है कि सारे सोल्जर्स जो कैंप में होते हैं उसी की वाहवाही में लगे रहते हैं, उसी की ब्रेवरी की कहानियां सुनाई जाते हैं कि एरन ने ऐसे मारा डिमनेस को, वैसे मारा मॉन्स्टर्स को, ऐसे हंट किया, वैसे किया। मॉन्स्टर्स के आने के पहले ही, प्रिस्ट से पहले एरन बता देता था कि मॉन्स्टर्स उधर हैं, इधर आ रहे हैं। तो इतना तो नाम कमाया एरन ने। दूसरी तरफ जो गैरन होता है और उसकी परिवार होता है, वो कमांडर हिल बर्नेट के सामने बैठा रहता है, और वो एक्सक्यूज़ देता रहता है गैरन की, मेरा दिमाग तो मेरे काबू में था ही नहीं जी, मैं तो ऐसा कभी करूँगा ही नहीं, मैं तो अपना बेटा कुर्बान कर दूँ इस किंगडम के लिए और इसके लोगों की भलाई के लिए, तो मैं क्यों ही आपके इस एक्सपीडिशन के बीच में टांग अड़ाता। वो तो डिमनेस ने मेरा दिमाग कब्जा कर लिया था, वो बुलवा रही थी मेरे लोगों को, वो कमांड करवा रही थी, मैं तो एक सिंपल सादा आदमी हूँ जो अपने और अपने किंगडम का भलाई चाहता हूँ। जो कमांडर हिल बर्नेट थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, वो सब जान रहे थे कि वो किसने करवाया, वो क्या करवाया और क्या हुआ उनके आंखों के सामने। और वो जो फिल गैरन है वो होश में था कि नहीं, लेकिन सब जानने के बावजूद उनको लगा कि मेरे पास इनफ प्रूफ नहीं है कि मैं इसको लेके जाऊं और किंग से शिकायत करूं इस किंगडम के, क्योंकि उसके पास इनफ प्रूफ नहीं था और उसका जो साइड लेने के लिए काफ़ी लोग थे, तो उसमें एग्जीक्यूशन कराने में, इसको क्राइम के लिए पनिश कराने के लिए मुश्किल होती, इसलिए उन्होंने भी जाने दिया। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एरन अपने फिर से ख्यालों में खो जाता है। वो सोचता रहता है कि जब वो डिमनेस को हंट कर रहा था, जो उसके कब्जे में लोग थे उसके भी बारे में वो नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ उसको मारना चाहता था। पुराने समय में हेडमास्टर ने उसे पर्पस बोला था ढूंढ के लाने के लिए कि तुम्हारा स्वॉर्ड चलाने का पर्पस क्या है। तो सोचता है मन ही मन में कि क्या उसका पर्पस यही था कि डीमन को हंट करना और उसको सजा देना, और डिमोनिक एनर्जी जिससे भी आती है वो इंक्लूड करेगा डेविल्स को भी। तो लगता है कि ओल्ड मैन जो है मेरे को अभी भी 5 साल बाद भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, मेरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जब भी मैं डिमोनिक के प्रेजेंस में होता हूँ तो मैं काबू खो देता हूँ, मुझे इनरेज हो जाता हूँ और मैं हंट करने के लिए तुरंत जानना चाहता हूँ। जब ये सब चल ही रहा होता है उसके दिमाग में कि ये उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है और क्यों अपने बॉडी पे फुल कंट्रोल नहीं ले पा रहा है, तभी अचानक देखता है कि जैक आ जाता है सामने, और जैक उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। जब उसके खुद के मास्टर जो फिल गैरन रहते हैं उन्होंने जेप्रोडाइज किया होता है उसकी ज़िंदगी को और अपने बेटे की इसी फिक्र कर रहे होते हैं, तो एरन बिना किसी झिझक के उसको बचाने के लिए कूद पड़ता है और डिमनेस को हंट करता है। तो जैक थैंक यू बोलता है और फिर बाद में सॉरी भी बोलता है, इसलिए क्योंकि बोलता है कि जो खाने में जो जहर मिला रहा था कोई और नहीं, वो मैं ही था, और मैं लॉर्ड गैरन के कहने पे ही ऐसा कर रहा था क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि आप अच्छा परफॉर्म करें एक्सपेडिशन पे। और यहाँ तक कि मैं इतना लिमिट पार कर गया कि मैंने ओवरडोज देने की भी कोशिश की कि आपकी जान तक भी चली जाए इस पर, लेकिन मैंने देख लिया था अभी नेकलेस की मदद से आप भी पॉइजन को हटा ले रहे थे अपने सूप में से और खाने में से और कंज्यूम कर रहे थे, तभी तो वो रिश्योर करने वाला था। लेकिन एरन के दिमाग में जो है ये सब जो पुरानी चीज़ें हो रही है ओल्ड मैन के बारे में और सपने से रिलेटेड और डिमोनिक एनर्जी क्या होती है, उसको क्यों उत्तेजित कर रहा है इतना, तो ये सब उसके दिमाग में चल ही रहा होता है। तो वो बोलता है कि जाओ जाओ, अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया, मैं इस बारे में अभी एक्शन नहीं लूँगा, तुम जाओ, ये चीज़ मैं दिमाग में रखूँगा। कि उसको कोई मारने की कोशिश करता है उसकी भी परवाह नहीं करता है, उसको जानना रहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पास्ट में क्या हुआ था या उसके प्रेजेंट में क्या हो रहा है और ओल्ड मैन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको इसी सब चीज़ की फिक्र होती है। कि जैसे ही जैक जाता है लुलू उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि लुलू आते ही उसके सामने दुखड़ा बोलने लगता है कि काश मैंने तुमको ब्लैक बॉल गिफ्ट नहीं किया होता तो तुम भी अपने डिज़ायर को अवेक नहीं किए होते, इनगल्फ नहीं होते, अपने परिवार से बिछड़ते नहीं, किरिल दुखी नहीं रहती 5 सालों के लिए, और मुझे यहाँ जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, जहाँ मैं जाता हूँ बर्बादी लेके जाता हूँ, वहाँ पे एक और मेडल आ गया कि मैंने एरन को 5 साल के लिए बैरियर में कैद किया हुआ था। ऐसा रूमर हर जगह फैल रहा है, ब्लैक कैट जो होती हैं वो बैड लक का साइन होता है और मेरा कहीं भी रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ये सब दुखड़ा बोल ही रहता है। तो तुरंत एरन जाता है उसको हक करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। तुरंत लुलू वहाँ से छटक के निकल जाता है और बोलता है कि तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा, कि मैं एक ब्लैक कैट हूँ,
मैं बैड लक लेके जाता हूँ जहाँ भी आता हूँ, इसलिए तुम्हें भी मुझसे दूर रहना चाहिए। तो एरन बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और तुम्हें क्या लगा कि मैंने क्या किया 5 साल मैं बैरियर में कैद थोड़ा था। मैंने 5 साल बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस किया है, इतना प्रैक्टिस किया कि आज मैं डीमन तक को भी हंट कर पा रहा हूँ, और किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतना करने में कैपेबल हूँगा। लेकिन तुमने विश्वास किया था, तुमने इनिशियल लेवल की सोचरी सिखाई थी, तुमने मेरे डिज़ायर को सीख करने पे मजबूर किया था, और वहाँ पे मैं अपने सारे दोस्तों के हेल्प से और तुम्हारी जो टीचिंग्स थी, तुम्हारी जो मदद थी, उसकी वजह से मैंने समझा कि एफर्ट क्या होता है और इतना कुछ अचीव कर पाया। तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा सिग्निफिकेंस नहीं है मेरी ज़िंदगी में? तुम ये बहुत ही मेरे सिग्निफिकेंट मेंबर हो मेरे परिवार का, एक जैसे तुम मेरे लिए तुम एक परिवार का हिस्सा ही हुए। तो सुन के लुलू भी बहुत ही इमोशनल हो जाता है और समझ जाता है कि एरन उसे वाकई बहुत पसंद करता है और वो एरन के लिए बैड लक नहीं है। तो वो, और फिर भी इतना सुनने के बाद भी लुलू बच के भागना चाहता है, टेलीपोर्ट होना चाहता है तभी, लेकिन एरन उसे पकड़ लेता है और खुद उसको गले लगा देता है अपने, और बोलता है कि जब तुम भी मेरे साथ होते हो तो तुम मेरे गुड लक चार्म हो। दूसरों को भले बोलते रहें कि तुम बैड लक हो, क्योंकि लोगों के कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन लुलू उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे हक कर रहे हो, लेकिन अगर मैंने तुमको सोचरी की ताकत बताई थी, अगर इनफ लोग उसमें विश्वास कर रहे हैं और या फिर अंधविश्वास ही कर रहे हैं तो वो चीज़ें सच हो जाती है, वो चीज़ें सच होनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी ही सोचरी काम करती है। अगर लोग मान के चलेंगे कि जो ब्लैक कैट होता है सिंबल होता है बैड लक का, तो सच में मैं एक बैड लक का सिंबल हो जाऊंगा। तो इसी पे रिप्लाई करते हुए एरन बोलता है कि नहीं, आज से जब भी लोग तुमको देखेंगे मेरे पास और मेरे सक्सेस को जब याद रखेंगे तो लोग का भी ओपिनियन चेंज होने लगेगा कि नहीं, जो ब्लैक कैट होती है वो गुड लक का साइन होता है। ये सुन के लुलू सही में बहुत ही इमोशनल हो जाता है, वो भी हक बैक करता है एरन को। और इतना सब होने के बाद लुलू और एरन आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते कि उसने कितनी प्रोग्रेस की रहती है। एरन बताता है कि मैं सोचरी में बहुत अच्छा लेवल का, मेरी जो सोचरी है तुम लोग से अलग काम करती है। मैं तुम्हारे और किरिल की तरह जो इतनी काबिलियतबाजी तुम लोग दिखाते हो, अलग अलग तरीके की सोचरी परफॉर्म करते हो, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन मेरी जो सोचरी है, मैं शॉर्ट को लेके कहीं भी जाना नहीं पड़ता मेरे को, मैं समन कर लेता हूँ अपने सोचरी वर्ल्ड से उस शॉर्ट को। और जब मैं निकला था उस सोचरी वर्ल्ड से तो वैसे शॉर्ट को मैंने की इस्तेमाल किया था डोर खोलने के लिए। तो लुलू भी सुनता रहता है और समझता है, कहता है हाँ ये अच्छा है, बेसिक लेवल तुमने अच्छा क्लियर किया हुआ है। और भी बात करते हैं, एरन आपको बताया था ना, एरन किसी से शेयर नहीं किया होता, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से एकेडमी में, और यहाँ तक कि अपने बहन से भी नहीं शेयर किया रहता है कि वो क्यों प्रैक्टिस करने के लिए अचानक उठ गया, ऐसा क्यों ड्रीम आता है उसको किसी का। लेकिन उसने लुलू को सब कुछ बताया था, क्योंकि लुलू भी उसको पसंद करने लगा और लुलू पे ट्रस्ट करता था वो, क्योंकि लुलू और एरन जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो लुलू उसकी सारी बातें सोचता है और समझता है और रिप्लाई करता है तुरंत। जो ओल्ड मैन है वो डीमन से भी ज़्यादा डेविल से नफरत करता है, और जो ओल्ड मैन था वो 150 साल पहले एग्जिस्ट करता था। जो डेविल्स का जो आतंक जो था वो 150 साल पहले ही इस दुनिया में था। तो पक्का ये ओल्ड मैन जिसके तुम सपने देखते हो वो इस दुनिया में हो सकता है एग्जिस्ट करता हो 150 ईयर्स अगो, प्रेजेंट में वो नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो यानी बहुत ही पुराने समय का ये ओल्ड मैन रहता है। अगर आपने एंड तक देखा तो थैंक यू। मैंने यहाँ पे 31st चैप्टर से लेके 40 चैप्टर तक कवर किया, और आगे मैं अगले वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, 10 मोर चैप्टर्स मैं कवर करूँगा। जैसे जैसे मेरी रिकॉर्डिंग होती जा रही है वैसे वैसे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। मैं खुद ही मैं लिखता भी हूँ स्क्रिप्ट और खुद ही मैं एडिटिंग करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पता चले। सब्सक्राइब ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पता चलना चाहिए ना। और मैं इसको फ़न बना रहा हूँ एक्चुअली, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना मज़ेदार हो सके, जितना रियल हो सके, जितना रॉ हो सके उतना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कंसिस्टेंटली आपको वीडियो हफ्ते में आपको 1-2 मिलती रहेगी, और ऐसे ही आप सीरीज़ देखते रहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे को लगता है शॉर्ट्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि कुछ कहानी देखा जाए एंटरटेनमेंट के लिए। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, आई लव यू, बाय।